नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। मैं बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ और उसमें हम जापान के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने जापान में नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का अध्ययन किया था और आज हम पढ़ेंगे जापान में सम्राट। अब हमने देखा था कि जब जनरल मैकआर्थर के निर्देशन में जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें सम्राट की शक्तियों में काफ़ी कमी कर दी गई थी। अब जो सम्राट था वो राजनीतिक व नैतिक शक्ति का स्रोत नहीं रहा, बल्कि वह केवल एक प्रतीक बन गया है। उसके पास संविधान के अधीन कोई औपचारिक कार्य भी नहीं बचे हैं और वह सरकार से संबंधित कोई कार्य भी नहीं करता है। अगर हम समाजशास्त्रीय उसकी दृष्टि से देखें तो जापान में जो राष्ट्रीयता के सतत स्थायित्व का परिचायक है कि पिछले करीब 2000 सालों से एक ही परिवार का वहाँ शासन रहा। ऐतिहासिक दृष्टि से कई उथल पुथल भी हुई, कई घटनाएं भी हुई, लेकिन फिर भी यह राजमुकुट अपनी जगह अडिग रहा। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखें तो उसमें जापान पराजित हुआ और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई और आज जो सम्राट है वो संवैधानिक सर्वोच्चता को कायम किए हुए है, लेकिन फिर भी उसके पास में राजनीतिक शक्ति नहीं है। अब हम सम्राट की प्राचीन शक्तियों को देखें तो जापान का जो राजतंत्र है वो विश्व के प्राचीनतम राजतंत्रों में से एक है और जो जापानी इतिहासकार हैं उनका मानना है कि जो उनके सम्राट का वंश है वो विश्व सभ्यता के बहुत पाषाण या प्राचीन काल से चला आ रहा है। उनमें जिमू वंश था, तेनो वंश था और इन वंशजों को सूर्य का वंशज माना जाता था और जो उनका राज्य कार्य था वो करीब 660 ईसा वर्ष पूर्व शुरू हो गया था और इस वंश के वो प्रथम सम्राट रहे हैं और तब से ये जापान में जो राजपद की श्रृंखला प्राचीन काल से चली आ रही है और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय तक वहाँ पर अकिहितो वहाँ के सम्राट थे जो कि 125वें सम्राट थे। जब नया संविधान 1947 में लागू हुआ तो जो पूर्व जापान के जो सम्राट थे वो देश की शासन की धुरी थे, उनका जो शक्तियाँ थी वो बिल्कुल कम कर दी गई थी। जो मेजी संविधान के अंतर्गत सरकार की समस्त शक्तियाँ पवित्र व अनुलंघनीय थी वो सम्राट में निहित थी और सम्राट ही संपूर्ण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था और उसमें प्रभुसत्ता के सभी अधिकार केंद्रीभूत थे, अर्थात उस कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति और व्यवस्थापिका शक्ति सभी सम्राट में निहित थी। उस समय हालांकि मंत्रिमंडल विद्यमान था, लेकिन उससे परामर्श करना या उसके विचारों को मानना वो सम्राट के ऊपर निर्भर करता था। सिद्धांततः वह राज्य भी करता था और शासन भी करता था। उसका पद सर्वोच्च था, पवित्र था और उसे देवता के समान माना जाता था और कोई भी संस्था या व्यक्ति उसका उल्लंघन नहीं कर सकते थे। और इस संविधान में कहा गया था कि जापान के साम्राज्य का शासन राज सम्राटों की श्रृंखला द्वारा अनंत काल तक किया जाता रहेगा और उनके नाम से जो शासन चलाने वाले मंत्री सम्राट के प्रति उत्तरदायी माने जाते थे, न कि डाइट अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी थे। और एक जापानी लेखक ने भी कहा कि राज्य की विधायी एवं कार्यपालिका शक्ति जो सम्राट के महानतम व्यक्तित्व के साथ में जुड़ी हुई थी, यानी सभी शक्तियां सम्राट के पास में थी। और जो जापान सम्राट था उनको जापानी सम्राट को राज्य का मूर्त रूप माना जाता था क्योंकि वह अपने देवी पूर्वजों की अखंड श्रृंखला का उत्तराधिकारी होता था, यानी वह अपने पूर्वजों की जो श्रृंखला है उसका वो उत्तराधिकारी था। उसे जो राष्ट्र रूपी वृहत परिवार का पिता या मुखिया के समान माना जाता था और जनता और सम्राट के बीच में पिता और पुत्र की स्थिति होती थी। इस तरह से जापान में जो शाही संस्कृति का विकास हुआ उससे सम्राट को प्रशासन की सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु माना जाने लगा और जनता की सम्राट के प्रति निष्ठा भी अगाध रूप से पाई जाती थी। तो इस तरह से जो जापानी सम्राट थे वो दैवीय होने के कारण राज्य से अधिक ये मानते थे कि वे स्वयं ही राज्य है। सम्राट और प्रजाजन एक ही है और सम्राट ईश्वर के रूप में ही शासन करता है। तो इस तरह से जो मेजी संविधान तक हम देखें तो उसमें जो सम्राट था वो पिता के तुल्य, देवता के तुल्य, ईश्वर के तुल्य माना जाता था। उसके अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था या उल्लंघन नहीं किया